राज, गुजरात से एक क्षत्रिय पुरुष कनकपाल हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए आया है और हमारे चांदपुर गढ़ में रुका हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि एक परदेसी 52 गढ़ों के होते हुए भी हमारे चांदपुर गढ़ में रुका। सेनापति, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। जब महाराज भानु प्रताप पहली बार कनकपाल को देखते हैं तो उसके आकर्षक तेजस्वी रूप और धार्मिक स्वभाव से बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप पर्वतीय यात्रा करने के बाद हमारे चांदपुर गढ़ में रुके। वैसे आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? राज भानु प्रताप की जय हो। मेरा नाम कनकपाल है। मैं एक धार्मिक यात्री हूँ और धर्म के मार्ग में चलता हूँ। मैं गुर्जर प्रदेश के धारी क्षेत्र से आया हूँ। कनकपाल, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री चित्रवीणा से विवाह कर लो और दहेज में मैं तुम्हें चांदपुर गढ़ का परगना दे दूंगा। मुझे तुम अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर लगे। चित्रवीणा, पता है तुम्हारे पिताश्री ने गुजरात या मध्य प्रदेश के रहने वाले एक रूपवान यात्री के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। हाँ, मुझे पता है। दोनों सदा सुखी रहो। मेरा नाम कनकपाल है और आज 888 ईस्वी में मैं चमोली के चांदपुर गढ़ में पवार वंश की स्थापना करता हूँ। कनकपाल का राज्याभिषेक हो जाने के बाद वो अपना राजपाट बड़ी सुगमता के साथ चलाते हैं और उनके गुजर जाने के बाद उनकी पीढ़ी के कई पवार शासक गद्दी में बैठते हैं और चांदपुर गढ़ का राजपाट अपने पूर्वजों की तरह चलाते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब पवार वंश के 24वें राजा सोनपाल गद्दी में बैठते हैं और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का निर्णय लेते हैं। सेनापति, हमारा पवार वंश चांदपुर गढ़ तक ही सीमित है और हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए 24वें राजा होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि हमें खसों को हराकर भिलंग घाटी में अधिकार करके पवार वंश को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, भिलंग घाटी तक पवार वंश को बढ़ाना सिर्फ राज्य का विस्तार करना ही नहीं था, बल्कि भिलंग घाटी उस जमाने में व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह थी और कई अन्य राजाओं की भी भिलंग घाटी में नजरें रहती थी। लेकिन सोनपाल ने समय रहते निर्णायक कदम उठाया और भिलंग घाटी के राजा को परास्त कर इस क्षेत्र को पवार वंश में सम्मिलित कर लिया। उनकी इसी विजय और प्रभाव के कारण आज भिलंग घाटी को उनके नाम पर सोनी भिलंग के नाम से भी जाना जाता है। सोनपाल के बाद लखनदेव गद्दी में बैठते हैं। लखनदेव के पीछे लगने वाले देव सरनेम से आप इनको कत्यूरी वंश का मत समझना, बल्कि लखनदेव को एक सम्मान सूचक उपाधि देव की दी गई थी, क्योंकि ये पहले ऐसे पवार शासक थे जिन्होंने अपने नाम की ताम्र मुद्राएं जारी करवाई। ताम्र मुद्राएं बेसिकली वो राजा जारी करते थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे और आपसी राज्यों के सामने दबदबा बनाने के लिए ताम्र मुद्राएं जारी करते थे। इसीलिए लखनदेव के समय पर पवार वंश एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। लखनदेव के बाद अनंतपाल गद्दी में बैठते हैं। ये ऐसे पवार शासक थे जिनका लिखित शिलालेख प्राप्त हुआ। इनका 1335 ईस्वी का शिलालेख हमें धारशिल यानी ऊखी मठ से प्राप्त हुआ है। इसी शिलालेख में एक व्यक्ति मुकंद देव का भी जिक्र मिला है, जो कत्यूरी वंश की ओर इशारा करता है। शायद अनंतपाल का मैत्री संबंध किसी कत्यूरी वंश के शासक से रहा हो। अनंतपाल के बाद जगतपाल गद्दी में बैठे और इनका भी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1445 ईस्वी का ताम्रपत्र मिलता है। इसमें जगतपाल खुद को रजवार से भी संबोधित करते हैं। जगतपाल धार्मिक प्रवृत्ति के भी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इनके ताम्रपत्र में देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के लिए पूजा पाठ के लिए भूमिदान का उल्लेख मिला है। ये पवार वंश का पहला भूमिदान का भी साक्ष्य नजर आता है। इसके बाद आसलदेव गद्दी में बैठते हैं और गद्दी में बैठने के कुछ वर्ष बाद सोनपाल और लखनदेव के द्वारा मजबूत की हुई भिलंग घाटी राजधानी को परिवर्तित करके फिर से कनकपाल के द्वारा स्थापित की हुई राजधानी को चांदपुर गढ़ में स्थापित कर देते हैं। संभव है कि आसलदेव का ये निर्णय पवार वंश के लिए स्थिरता की बजाय हलचल लेकर आया हो, क्योंकि राजधानी को फिर से बदलना कोई साधारण बात नहीं होगी। दोस्तों, अब 37वें शासक अजयपाल गद्दी में बैठते हैं, जो कि पवार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है, क्योंकि इन्हें पवार वंश का असली संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गढ़वाल के जो 52 गढ़ छोटे छोटे राज्य बनकर चल रहे थे, उनको जीत लिया था और सभी गढ़ों का एकीकरण करके अपने क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा।
अजय पाल के शासनकाल वाली इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यूपीएससी और उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में अजय पाल के शासनकाल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अजय पाल का जब शासनकाल चल रहा था, तभी कुमाऊं में कीर्ति चंद का भी शासनकाल भी चल रहा था और सीमाएं बढ़ाने के कारण अजय पाल और चंदवंश के शासक कीर्ति चंद का युद्ध होता है, जिसमें अजय पाल पहली लड़ाई में हार जाते हैं। लेकिन अजय पाल अगले ही साल केदारनाथ जाते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर कीर्ति चंद से युद्ध करते हैं और युद्ध में जीत भी जाते हैं। तब दोनों शासक आपस में संधि करते हैं और कुमाऊं गढ़वाल की सीमा रेखा देघाट को चुनकर चले जाते हैं। अजय पाल ने अपनी सीमाओं पर ओढ़ा पत्थर भी लगाया, जो प्रशासनिक तौर से महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि ये पवार वंश की सीमाओं को दर्शाता था। दोस्तों, अजय पाल अन्य पवार शासकों की अपेक्षा एक सुलझे व्यक्तित्व के थे और धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे। उन्हें जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी परंपरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि उनके बावर्ची छोटी जाति के होते थे और सभी सैनिक उन्हीं के हाथों का खाना खाते थे। लेकिन इन्हीं में ऊंची जाति के सैनिक खाना नहीं खाते थे और आपस में ही लड़ जाते थे। जब अजय पाल को पता चलता है कि ऊंची जाति के सैनिक खाने का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो सभी सैनिकों को अपने महल में बुलाते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो खाने में जातिगत भेदभाव कर रहे हो। अरे क्या हो जाएगा अगर किसी छोटी जाति या समुदाय के हाथ का खा लोगे? महाराज, हम छोटी जाति के समूहों के हाथ से बना खाना नहीं खा सकते, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप कुछ और प्रबंध करें। ठीक है, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता हूँ, जो आप सभी सैनिकों के लिए कल से खाना बनाएंगे। जब अजय पाल ने अगले ही दिन से सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, तब सभी पवार सैनिक शांत हो गए, क्योंकि अब सैनिकों के लिए खाना ब्राह्मणों द्वारा जो बनाए जाने लगा था। अजय पाल के शासनकाल के दौरान टिहरी का उप्पूगढ़ अभी भी स्वतंत्र था, जिसमें कफ्फू चौहान का शासन चल रहा था। कफ्फू चौहान इतने वीर थे जो किसी भी शासक से नहीं डरते थे, इसीलिए अब अजय पाल और वीर कफ्फू चौहान का आमना सामना होना तय था। आगे क्या होता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सेनापति, मैंने कफ्फू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा है। तुम ये पत्र कल उस तक पहुंचा देना। अवश्य महाराज। कफ्फू चौहान की जय हो। मैं महाराज अजय पाल की तरफ से उनकी अधीनता स्वीकार कराने का पत्र लेकर आया हूँ। कृपया आप इसको स्वीकार करें। मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ। किसी की अधीनता स्वीकार करना मेरे क्षत्रिय स्वभाव में नहीं है, इसीलिए मेरा संदेश तुरंत पहुंचा दो अजय को। गढ़ होने के बावजूद भी कफ्फू चौहान में इतना घमंड आ गया कि वो अजय पाल को ललकार रहा है। सेनापति, मैं कफ्फू चौहान के साथ युद्ध की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद कफ्फू चौहान और अजय पाल का युद्ध होता है, जिसमें कफ्फू चौहान वीरता से लड़ते जरूर है, लेकिन बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि अजय पाल ऑलरेडी 51 गढ़ों का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके पास बड़ी सेना थी, जबकि कफ्फू चौहान एक ही गढ़ का राजा था, जिनका पहले से ही हारना तय था। इसके बाद अजय पाल फिर से कफ्फू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने का एक और मौका देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अजय पाल कफ्फू चौहान की वीरता से इम्प्रेस हुआ था और उसके साथ मित्रता करना चाहता था। लेकिन कफ्फू चौहान फिर से मना कर देते हैं। कफ्फू चौहान, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करके मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। अजय पाल, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। वाह, क्या तेवर है तेरे कि तू अभी भी नहीं मान रहा। ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ सेनापति। इसका सिर अलग करके मेरे पैर में रख दो। जब अजय पाल का सेनापति कफ्फू चौहान का सिर काटता है, तो सरप्राइजिंगली वो सर अजय पाल के चरणों में ना गिरते हुए कहीं और गिर जाता है। इस पर अजय पाल कफ्फू चौहान के मृत शरीर को देखकर स्वीकार करते हैं कि वीर कफ्फू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। वीर कफ्फू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। कफ्फू चौहान को गढ़वाल के इतिहास का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, जो कि आखिरी दम तक नहीं झुके और गढ़वाल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बन गए। दोस्तों, पवार वंश की ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, तो वीडियो को लाइक करके नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अजय पाल ने उप्पूगढ़ जीतने के बाद
यानी 52 गढ़ों का एकीकरण करने के बाद 1512 में चांदपुरगढ़ से राजधानी हटाकर देवलगढ़ में अपनी नई राजधानी स्थापित की और अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी माता की महल में प्राण प्रतिष्ठा करी। इसके 5 साल बाद यानी 1517 में अजयपाल देवलगढ़ से भी राजधानी हटाकर श्रीनगर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें श्रीनगर व्यापारिक रूप से काफी श्रमद्ध और सुविधाजनक क्षेत्र लग रहा था। दोस्तों, अजयपाल, जिन्होंने अपने करियर में जैसे गढ़वाल का एकीकरण किया, कई युद्धों में विजय पाई, अपने पवार वंश का विस्तार किया और आखिरी तक पावरफुल शासक बने रहे, लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षणों में उन्होंने भी सम्राट अशोक की तरह युद्ध को त्याग कर गोरखपंथ अपना लिया था और शांत जीवन बिताने लग गए थे। इसीलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजयपाल के गुजर जाने के बाद इनके बेटे कल्याणपाल गद्दी में बैठे। ये पवार वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी। कल्याण शाह के शासनकाल में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए अब हम अगले पवार शासक विजयपाल के बारे में बात करते हैं। विजयपाल पवार वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार तिब्बत पर हमला किया। ये घटना पवार वंश में सबसे पहले घटी, क्योंकि पवार वंश के शासक विजयपाल ने ही पहले बार अपने राज्य से बाहर हमला करने की सोची। दोस्तों, इसके बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत हो गई थी, जहां बाबर, हुमायूं और उनके बाद अकबर का शासनकाल अपने चरम पर था और इन्हीं मुगलों के समकालीन पवार वंश के सहजपाल, बलभद्र शाह और मान शाह का भी शासनकाल रहा। सहजपाल के कार्यकाल में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मुगल सम्राट अकबर को गंगाजल की महत्वता का ज्ञान था। वो गंगाजल का प्रयोग अपने राज दरबार के साथ साथ रसोई में भी करवाता था। इसीलिए अकबर गंगाजल को विशेष रूप से हरिद्वार से मंगाता था। एक बार अकबर के मन में आया कि इतने पवित्र गंगाजल को हरिद्वार के बजाय सीधे इसके स्रोत यानी गोमुख से लिया जाए, ताकि उनके दरबार में और ज्यादा शुद्ध गंगाजल पहुंचे। इसीलिए अकबर ने अपने मुगल सैनिकों को गंगाजल के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा। हम गंगाजल का प्रयोग अपने राज दरबार के साथ साथ रसोई में भी करते हैं, इसलिए अब तुम हरिद्वार से गंगाजल मत लाओ, बल्कि जहां से ये निकलता है वहीं से लाया करो, ताकि हम संपूर्ण दरबार में शुद्ध गंगाजल का प्रयोग कर सकें। इसीलिए इस स्रोत का पता करके आओ। जी महाराज, हम कल ही हरिद्वार को प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, ये जमाना 1556 का था। तब गौमुख के बारे में मुगल लोग नहीं जानते थे। इसीलिए जब ये खबर पवार शासक सहजपाल को पता चली तो वो घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुगल सम्राट अकबर को गोमुख का पता चल गया तो वो अपने साम्राज्य को गढ़वाल तक फैला देंगे और पवार शासन का अंत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुगलों से लड़ाई करना मौत को दावत देने के बराबर था। हमारे गुप्तचरों के मुताबिक कल उत्तर दिशा के शासक के लोग गंगाजल का स्रोत ढूंढने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें गंगाजल का व्यापक उपयोग करने की आदत है। तो महाराज, अब क्या करें? क्योंकि यदि उनके लोग गंगाजल का स्रोत ढूंढ लेते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र हमारे हाथ से निकल सकता है। उनके सामने हम कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो सेनापति, क्योंकि कल मैं उन्हें गढ़वाल की चढ़ाई करने से पहले ही रोक लूंगा। मेरे मन में एक योजना है, उम्मीद है वो काम कर जाएगी। तो जब सहजपाल को पता चलता है तो वो तुरंत मुगलों के खोजकर्ता सैनिकों को बीच में ही आदर पूर्वक रोक देते हैं और एक चालाकी करते हैं। वो कहते हैं कि हमने सम्राट अकबर के साथ संधि की है, जहां उनके साम्राज्य के लोग स्वयं गोमुख से गंगाजल का पानी उनके दरबार में ले आएंगे। अकबर के खोजकर्ता सैनिक मान जाते हैं और वापस आगरा की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद 43वें पवार शासक बलभद्र शाह गद्दी में बैठते हैं, जहां इन्हें शाह की उपाधि स्वयं अकबर ने ही दी थी, जिसका जिर्क अकबरनामा में मिलता है। इससे पहले कल्याण शाह को छोड़कर जितने भी पवार शासक रहे, उनके नाम के पीछे पाल लगता था। लेकिन बलभद्र शाह के बाद सभी के सरनेम शाह में बदल गए। शाह बेसिकली एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ राजा या सज्जन व्यक्ति से होती है। बलभद्र शाह के समय 1590 में ग्वालदम युद्ध का भी जिक्र मिलता है, जिसमें चंदवंश के शासक रुद्रचंद और बलभद्र शाह का आपस में युद्ध होता है। इस युद्ध में बलभद्र शाह की मदद सुखलदेव मिश्रा नामक कत्यूरी शासक ने की थी। के बाद गद्दी में मानशाह बैठते हैं और गद्दी में बैठने के कुछ समय पश्चात ये तिब्बत पर हमला कर देते हैं,
क्योंकि तिब्बत अपने रेशम, बौद्ध वास्तुकला और स्वर्ण देश संपन्न के नाम से जाना जाता था। जब मानशाह तिब्बत यानी दापा के शासक काकवा मार को पराजित कर देते हैं और तिब्बत से 1000 स्वर्ण कलश भी गढ़वाल लेकर आ जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि तिब्बत पर सबसे पहला हमला पवार शासक विजयपाल ने किया था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन मानशाह के शासनकाल के दौरान जब तिब्बत गढ़वाल पर बार बार हमला कर रहा था, तब वो काकवा मार को पराजित कर देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि तब तिब्बत के लोग गढ़वालियों के साथ बार बार विद्रोह कर देते थे, क्योंकि नया नया गढ़वालियों के साथ तालमेल जो हो रहा था। इस चीज के समाधान के लिए मानशाह अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा जीतू बगड़वाल को थोकदार नियुक्त करते हैं और उन्हें तिब्बत भेजते हैं। जीतू बगड़वाल वहां अपनी सूझबूझ और न्यायप्रियता से इस विद्रोह को शांत करते हैं और तिब्बतियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। आज भी तिब्बत के लोग जीतू बगड़वाल को अपना रक्षक देवता मानते हैं। अभी आपको जीतू बगड़वाल नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें परियों ने हर लिया था, अर्थात इनका अपहरण कर लिया था। जीतू बगड़वाल और परियों की कहानी का पूरा जिक्र मैंने नैनीताल मेनिया की इस वीडियो में किया है, जहां आप जीतू बगड़वाल की ऐतिहासिक कहानी को जान जाओगे। मानशाह के शासनकाल के दौरान 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक अंग्रेज व्यक्ति फिंच पहली बार गढ़वाल आए थे। उसने अपनी किताब अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया फॉस्टर में लिखा है कि गढ़वाल का राजा मानशाह सोने के बर्तनों में खाना खाता है। इससे ये पता चलता है कि मानशाह के शासनकाल के दौरान गढ़वाल काफी संपन्न राज्य रहा होगा। मानशाह के शासनकाल के दौरान कुमाऊं के शासक लक्ष्मी चंद का भी शासन चल रहा था, जहां लक्ष्मी चंद गढ़वाल पर 7 बार हमला कर चुके थे और हर बार हार जाते थे। लेकिन लक्ष्मी चंद फिर भी नहीं माने और इस बार पूरी ताकत के साथ उन्होंने 8वीं बार गढ़वाल पर हमला किया, जहां लक्ष्मी चंद के सेनापति गैड़ा सिंह ने मानशाह के सेनापति खतर सिंह को हरा दिया और विजयी बने। इसके बाद कुमाऊं में एक त्योहार खतरवा मनाया जाने लगा, जो लक्ष्मी चंद के 8वीं बार के प्रयास के बाद गढ़वाल विजय को दर्शाता था। दोस्तों, खतरवा क्या है और क्यों कुमाऊं के लोग आज भी इसे मनाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप नैनीताल मेनिया की इस वीडियो को जरूर देख लेना, जहां आप खतरवा त्योहार को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अब अगले पवार शासक श्याम शाह के बारे में जानते हैं। श्याम शाह गढ़वाल के ऐसे पवार शासक रहे जो 1621 में पहली बार मुगल दरबार में पहुंचे और मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करी। इस मुलाकात का जिक्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में भी किया है। हालांकि जहांगीर ने जहांगीरनामा में श्याम शाह को राजा नहीं बल्कि श्रीनगर का जमींदार बताया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मुगल शासक पवारों को स्वतंत्र राजा नहीं बल्कि एक सामंत या जमींदार मानते थे। चलो, मुगलों ने पवारों को अपनी नज़र में स्वतंत्र राजा नहीं माना, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गढ़वाल के सभी पवार शासक स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्याम शाह के शासनकाल में, या यूं कहे कि पवार शासनकाल के दौरान, सती प्रथा प्रैक्टिस में थी। इसका जिक्र एक अंग्रेज व्यक्ति अंद्रादे ने अपनी किताब में किया। अंद्रादे एक ईसाई पादरी थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 1631 के समय जब वो श्रीनगर से होते हुए तिब्बत को जा रहे थे, तो बीच में श्याम शाह का किला पड़ा, जहां उनकी 60 रानियों की जिंदा चिताएं जल रही थी। ये सब देखने के बाद उन्होंने अपने सामने खड़े एक लोकल गढ़वाली से पूछा कि कोई इतना निर्लज काम अपने दरबार में कैसे करा सकता है। तब वो गढ़वाली बताता है कि कल दिन के समय पवार शासक श्याम शाह की मृत्यु अलखनंदा नदी में नाव के डूब जाने से हो गई, इसीलिए आज उनकी 60 पत्नियों को जलाया जा रहा है। अंद्रादे को ये जानकर बहुत अफसोस हुआ और दुखी मन से उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि धार्मिक आडंबरों के चलते इंसान कितना मूर्ख बन सकता है, ये आज सती प्रथा ने साबित कर दिया। इतनी सारी चिताएं क्यों जल रही हैं? श्याम शाह की मृत्यु के कारण उनकी 60 पत्नियों ने सती होने का निर्णय लिया है। सामने कोई जिंदा इंसान मर रहा है और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो ये सब अंधविश्वास है, इन्हें त्याग दो और धार्मिक आडंबरों से दूर रहो।
ये हमारा धार्मिक मामला है और सदियों से चले आ रहा है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं ऐसी किसी भी प्रथा से सहमत नहीं हो सकता जिसमें किसी जीवित व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए। दोस्तों, 1631 के समय अंग्रेजों के हाथ में कोई भी पावर नहीं थी। वो सिर्फ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे चल रहे थे और सामान्य लोगों की तरह भारत में रह रहे थे। अगर उस जमाने में अंग्रेजों के हाथों में पावर होती तो सती प्रथा का अंत पहले ही हो जाता, क्योंकि अंग्रेज लोग धार्मिक आडंबरों को प्रैक्टिस करने वाले लोगों से नफरत करते थे। दोस्तों, पवार वंश की ये सीरीज आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रहेंगे। चलिए अब टॉपिक में वापस आते हैं। दोस्तों, शाम शाह के गुजर जाने के बाद उनके चाचा महीपति शाह गद्दी में बैठे। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम शाह की कोई संतान नहीं थी। महीपति शाह का शासनकाल मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन माना जाता है। महीपति शाह बहादुर और कर्मठ व्यक्तित्व के थे और धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे। उन्होंने दापा यानी तिब्बत पर 3 सफल सैन्य अभियान करे। जब महीपति शाह ने पहली बार तिब्बत पर चढ़ाई की तो उन्होंने देखा कि तिब्बत एक ठंडा राज्य है, जहां सरोला ब्राह्मणों की ठंड से मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि सरोला ब्राह्मण लुंगी पहनकर खाना बनाते थे और अक्सर ब्राह्मणवाद के कारण पारंपरिक वेशभूषा में रहते थे। इसीलिए वो तिब्बत की कठोर ठंड का शिकार हो जाते थे। ऐसे में महीपति शाह ने अपने शासनकाल के दौरान एक नया नियम निकाला, जिसके तहत अब सरोला ब्राह्मणों के अलावा किसी भी जाति का आदमी खाना बना सकता है। इस नियम को रोटी सूचक प्रथा के नाम से जाना जाता था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भी खाना बना सकता था। महीपति शाह के 3 सेनापति काफी प्रमुख रहे, जिनका उल्लेख इतिहास में कई बार किया जाता है। ये 3 सेनापति माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास थे। सबसे पहले हम माधो सिंह भंडारी के बारे में थोड़ा जानते हैं। माधो सिंह भंडारी को उस जमाने का पहाड़ी इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मलेथा गांव की चंद्रभागा नदी में गूल का निर्माण किया। गूल का अर्थ नहर से होता है। इन्होंने पहाड़ों को काटकर 110 खेतों में पानी पहुंचाने के साथ साथ आसपास के गांवों में भी पानी पहुंचाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महीपति शाह के सेनापति होने के बावजूद भी इन्होंने छेनी, हथौड़ा और फावड़ा लेकर खुद अपने हाथों से गांव वालों के साथ पहाड़ काटने और नहरें बनाने का काम किया। इनकी बनाई नहरें आज भी आपको टिहरी गढ़वाल के मलेथा गांव में देखने को मिल जाएगी, जिसे मलेठा की गूल के नाम से जाना जाता है। हालांकि माधो सिंह भंडारी इंजीनियर जरूर थे, लेकिन फिर भी धार्मिक आडंबरों से घिरे रहते थे, क्योंकि मलेथा की गूल बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, क्योंकि उस जमाने की कुप्रथा के कारण उनकी भी यही सोच थी कि मानव बलि से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य सफल कर देते हैं। चलो अब महीपति शाह के दूसरे सेनापति लोधी रिखोला के बारे में जानते हैं। लोधी रिखोला बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी वीरता से गढ़वाल का विस्तार जौनसार बावर से लेकर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर तक किया। महीपति शाह लोधी रिखोला से बहुत प्रसन्न हुए और राज दरबार में स्वयं उन्हें ताज पहनाकर जागीर में कई क्षेत्र उन्हें पुरस्कार में दिए। ये सब देखकर राज दरबार के अन्य लोग लोधी रिखोला से चिढ़ गए और उन्हें मारने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने महीपति शाह के कान भर दिए कि लोधी रिखोला स्वयं राजा बनने के सपने देख रहा है और जल्दी ही तुम्हें गद्दी से उतारने वाला है। ये सब सोचकर महीपति शाह उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और छल से लोधी रिखोला को मरवा देते हैं। वो लोधी रिखोला से कहते हैं कि यदि तुम इतने ही पराक्रमी हो तो सामने इस विशेष दरवाजे को उखाड़ के दिखाओ। जैसे ही लोधी रिखोला दरवाजा उखाड़ते हैं तो वो पीछे की जमीन में गिर जाते हैं। वो जमीन फेक होती है, जिसके नीचे लोहे के धारदार तीर होते हैं, जिनमें घुसकर लोधी रिखोला मर जाते हैं और उनकी सिर्फ पगड़ी रह जाती है। इसके बाद लोधी रिखोला की पत्नी उनकी पगड़ी लेकर सती हो जाती है। ये सामने आप उनकी पेंटिंग को देख सकते हैं, जो उस समय की सती प्रथा को दिखाती है, जिसमें उनकी पत्नी ने उनकी पगड़ी पकड़ी हुई है।
महीपति शाह के तीसरे सेनापति बनवारी दास का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि ये प्रजा का आंतरिक कार्य संभालते थे और सेना को लीड करते थे। दोस्तों, महीपति शाह का साहस इतना बढ़ गया था कि उस समय की जितनी भी रियासतें थीं, वो सभी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रही थी, लेकिन महीपति शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि शाहजहां के साथ साथ जितने भी मुगल शासक थे, वो गढ़वाल और कुमाऊं में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि मुगलों को पहाड़ी क्षेत्र शुरू से ही पसंद नहीं था। इसीलिए गढ़वाल, कुमाऊं और हिमांचल के पर्वतीय इलाके मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित रहे। खैर, बाद में महीपति शाह का युद्ध चंदवंश के शासक त्रिमल चंद से हुआ, जिसमें वो हार गए थे और स्वर्ग सिधार गए। महीपति शाह के बाद उनकी पत्नी कर्णावती गद्दी में बैठी और एक वीरांगना का किरदार अदा किया। जब हिमांचल के सिरमौर के राजा को पता चलता है कि महीपति शाह का निधन हो गया है, तो वो अपने राज्य को गढ़वाल से अलग करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां से मदद की गुहार लगाते हैं। बार बार गुहार लगाने के बाद शाहजहां अपने दरबार से उन्हें एक सेनापति नवाजत खां को देहरादून में आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। जब नवाजत खां देहरादून में आक्रमण करने के लिए पहुंचे, तो कर्णावती ने नवाजत खां के सैनिकों को पकड़वाकर उनकी नाक कटवा दी, और इसी घटना के कारण एक ब्रिटिश इतिहासकार निकोलाओ मन्नूची उन्हें नोज कटिंग क्वीन अर्थात नाक कटनी रानी के नाम से संबोधित करते हैं। शाहजहां ने नवाजत खां को दोबारा हमला करने से रोक दिया, क्योंकि वो सिरमौर के राजा से बोलते हैं कि ये तुम्हारा आपसी मामला है और खुद से निपटने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कुमाऊं गढ़वाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उनसे मदद नहीं मांगे। दोस्तों, भले ही कर्णावती वीरांगना क्यों न थी, लेकिन थी तो वो महिला, इसीलिए लंबे समय तक वो गद्दी में नहीं बैठ सकती थी। इसी कारणवश उन्होंने अपने 7 साल के बेटे पृथ्वीपति शाह को गद्दी में बैठाया। अब 7 साल का बेटा राज्य को कैसे संभाल सकता है, क्योंकि अभी तो वो अबोध नाबालिग बच्चा हुआ। इसीलिए वो अपने बेटे की संरक्षिका बन गई। जहां उन्होंने अपने बेटे को गद्दी में बैठाया जरूर, लेकिन उनके बड़े होने तक वो सारे फैसले खुद के द्वारा ही तय करती थी। अब पृथ्वीपति शाह बड़े हो गए थे और स्वयं राजपाट चलाने की शक्ति रखते थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से 1640 से लेकर 1664 तक अपना शासन चलाया। उनके शासनकाल के दौरान अर्थात 1658 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वो ये है कि औरंगजेब ने गद्दी में बैठने के लिए जब अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की, तो दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह राजमहल से भागकर कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद के पास शरण के लिए चला गया। लेकिन चंदों और मुगलों के अच्छे संबंध होने के कारण बाज बहादुर चंद सुलेमान शिकोह को सम्मान के साथ विदा कर देते हैं। लेकिन सुलेमान शिकोह कुमाऊं से होते हुए गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के दरबार में चले जाते हैं और वहां शरण ले लेते हैं, और यही से गढ़वाल और मुगलों के बीच शत्रु संबंध भी शुरू होने लगता है। सुलेमान शिकोह के साथ 17 मुगल थे, जिनमें 2 मुगल चित्रकार श्यामदास और हरदास भी थे, जिन्होंने पृथ्वीपति शाह के शासन के दौरान कई चित्रकारिता भी की। हालांकि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह की रक्षा काफी अच्छे से की, लेकिन औरंगजेब की धमकी भरे पत्र को पढ़कर सुलेमान शिकोह स्वयं रात के समय गढ़वाल से चले जाते हैं और औरंगजेब के गुप्तचरों द्वारा पकड़े जाते हैं, जहां 5 जून 1661 को औरंगजेब सुलेमान शिकोह की हत्या कर देते हैं। अब पृथ्वीपति शाह के बाद उनके बेटे फतेहपति शाह गद्दी में बैठते हैं और राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। पृथ्वीपति शाह 48वें पवार शासक थे, जिन्हें गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। इनकी उस जमाने की एक पेंटिंग अभी तक सुरक्षित है, जिसे अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हैं। ये पेंटिंग 1698 की है। इनके शासनकाल के दौरान पवार वंश इतना समृद्ध था कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे और प्रजा में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। 1675 में औरंगजेब का शासनकाल अपने चरम में था और मुगल लोग बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। इसी बीच गुरुराम राय औरंगजेब के अत्याचार से बचने के लिए गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पहुंचते हैं और राजा फतेहपति शाह से शरण मांगते हैं। फतेहपति शाह उनका सम्मान से स्वागत करते हैं
क्योंकि गुरु राम राय सिखों के 7वें गुरु होने के साथ साथ एक चर्चित धार्मिक व्यक्ति थे। फतेहपति शाह उन्हें खुड़बुड़ा, राजपुर और चामिस्त्री दिया। गुरु राम राय ने यही डेरा डालकर इन जगह का नाम देहरादून रखा, जो आगे चलकर देहरादून में बदल गया। फतेहपति शाह के शासनकाल के दौरान चंद वंश का 1709 में गढ़वाल में आक्रमण हुआ और जगत चंद ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में हमला करके कब्जा लिया। लेकिन गढ़वाल के वीर सेनापति पुरिया नैथाड़ी ने अपनी रणनीति से श्रीनगर को पुनः मुक्त करा लिया। लेकिन उसके बाद चंदों का हमला और बढ़ने लगा, जिससे तंग आकर फतेहपति शाह ने नेपाल के डोटी नरेश से संधि की और मिलकर चंदों पर हमला कर दिया। लेकिन उद्योग चंद इतने वीर और शक्तिशाली शासक थे कि वो डोटी नरेश के साथ साथ फतेहपति शाह को इस युद्ध में हरा देते हैं। दोस्तों, उद्योग चंद कौन थे और कुमाऊं के चंद राजाओं का क्या इतिहास है, इसके बारे में जानने के लिए आप नैनीताल मेनिया की इस चंद सीरीज की वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि चंद शासनकाल को जानना भी बहुत जरूरी है। और यूपीएससी, एसएससी, समीक्षा अधिकारी जैसे कई गवर्नमेंट एग्जाम में चंद वंश से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। तो पवार वंश की इस वीडियो को देखने के बाद नैनीताल मेनिया की चंद वंश की वीडियो को भी जरूर देखना। फतेहपति शाह के बाद इनके बेटे उपेंद्र शाह 1716 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 50वें पवार शासक बने। इनका शासनकाल सबसे छोटा चला, जहां 8 महीने तक शासन करने के बाद ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। उपेंद्र शाह के बाद दिलीप शाह गद्दी में बैठे, लेकिन दिलीप शाह भी बहुत छोटी अवधि में स्वर्ग सिधार गए। इन्होंने सिर्फ 3 महीने तक शासन किया और गढ़वाल के इतिहास में राज करने वाले सबसे कम अवधि के शासक बने। इसके बाद इनके पुत्र प्रदीप शाह गद्दी में बैठे। प्रदीप शाह भी पृथ्वीपति शाह की तरह छोटी सी उम्र में गद्दी में बैठे, जहां इनकी मां जिया कनकदेई भी इनकी संरक्षिका बनी। इस दौरान गढ़वाल के शासन को रानी राज कहा जाता है। ये रानी राज प्रजा के लिए अंधकार साबित हुआ, क्योंकि चंदवंश के राजा देवीचंद ने 1723 में गढ़वाल के रणचुलाकोट पर युद्ध किया और गढ़वाली सेना को हरा दिया। इसी बीच रानी कनकदेई गढ़वाल की जनता पर नए नए कर लगाने लगी, जिससे गढ़वाल की जनता गरीब होने लगी। हालांकि इसी समय पुरिया नैथानी, जिसे गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, उसने रानी कनकदेई से आंतरिक विद्रोह किया, जिससे इस कर प्रणाली में सुधार आया और राज्य व्यवस्था ठीक चलने लगी। अब प्रदीप शाह बड़े हो गए थे। इन्होंने गढ़वाल में सबसे लंबा शासन भी किया। इनके शासनकाल के दौरान रोहिल्लाओं का कुमाऊं में आक्रमण चलने लगा, जिससे चंदवंश में अराजकता फैलने लगी और कल्याण चंद ने गढ़वाल में शरण ली। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद का स्वागत किया और दोनों ने मिलकर रोहिल्लाओं के साथ आक्रमण किया। लेकिन अफसोस, दोनों ही इस आक्रमण में रोहिल्लाओं से हार जाते हैं। अब दोनों राजाओं को रोहिल्लाओं के साथ संधि करनी पड़ी और 3 लाख सालाना मुआवजा देकर रोहिल्लाओं को शांत किया। दोस्तों, इन्हीं के समकालीन 1757 में अंग्रेजों और मुगलों का पहला युद्ध हुआ, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 1761 में मराठा और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और आखिरी में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन सारे युद्धों की भनक चंदों और पवारों को लग गई थी, जहां दोनों ही शासक समझ गए थे कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन आ सकता है। दोस्तों, प्रदीप शाह के लंबे शासन के बाद इनके बेटे ललित शाह गद्दी में बैठे और कुमाऊं में दीपचंद गद्दी में बैठे। हालांकि दीपचंद के गद्दी में बैठने के दौरान कुमाऊं में हलचल मची हुई थी, क्योंकि मोहन सिंह रौतेला नाम का व्यक्ति खुद को चंदवंश का राजा मोहन चंद बनाने में लगा था। हालांकि चंद सेना ने मोहन सिंह रौतेला का साथ नहीं दिया और दीपचंद ने मोहन चंद उर्फ मोहन रौतेला को परास्त कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं चंदों में अराजकता फैली हुई थी। इसी का फायदा देखते हुए हर्षदेव जोशी ने पवार शासक ललित शाह को चंदों पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। ललित शाह चंदों को हरा देते हैं और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को चंदवंश की गद्दी में बैठा देते हैं और उसे प्रद्युम्न चंद बना देते हैं और हर्षदेव जोशी को उसका मंत्री बना देते हैं। ललित शाह के 4 पुत्र थे,
जिनमें प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह थे। इसीलिए जब ललित शाह स्वर्ग सिधारे तो उनके बाद उनके दूसरे बेटे जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी में बैठे। जयकृत शाह कला के बहुत प्रेमी थे और उन्होंने मौलाराम को अपने दरबार में रखा था और साथ में 60 गांव भी उन्हें दान में दिए थे। लेकिन ललित शाह के तीसरे बेटे पराक्रम शाह को ये पसंद नहीं आया कि कैसे बड़े भाई ऐसे ही किसी को भी 60 गांव दान में दे सकते हैं। इसीलिए वो मौलाराम से सारे गांव वापस ले लेते हैं। इतिहासकार उन्हें चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं। वैसे ललित शाह के चौथे बेटे प्रीतम शाह, जो उम्र में छोटे थे, वो खुद कला के प्रेमी थे और टिहरी से श्रीनगर वो मौलाराम से कला सीखने के लिए आते थे। ललित शाह के दूसरे बेटे जयकृत शाह कहीं न कहीं कुमाऊं भी हथियाना चाहते थे, क्योंकि अपने बड़े भाई प्रद्युम्न शाह को इतना बड़ा राज्य मिलने से वो चिढ़े हुए थे। इसीलिए वो अपने बड़े भाई प्रद्युम्न शाह के साथ कुमाऊं में हमला कर देते हैं। इतिहासकार जयकृत शाह को सगा भाई कम और शत्रु ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो अपने बड़े भाई प्रद्युम्न शाह से लड़ रहे थे, जबकि उनका बड़ा भाई खुद पवार वंश के बावजूद भी कुमाऊं की गद्दी को संभाल रहा था और एक बड़ा पवार साम्राज्य खड़ा कर किया था। लेकिन उनके छोटे भाई जयकृत शाह को इतना बड़ा पवार साम्राज्य पचा नहीं होगा, तभी तो उसने अपने बड़े भाई से युद्ध कर लिया। प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में वीरता से लड़े और अपने छोटे भाई जयकृत शाह को हरा दिया। इसी बीच प्रद्युम्न शाह के मंत्री हर्षदेव जोशी ने दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा उठाया और गढ़वाल पर हमला कर दिया और जमकर लूटपाट करी। इस कांड को जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। जयकृत शाह इस पराजय के अपमान के कारण आत्महत्या कर लेते हैं और गढ़वाल की गद्दी खाली हो जाती है। इसीलिए अब प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के भी राजा बन जाते हैं। दोस्तों, चंदों का राजा बनने की वजह से उनके पिता ललित शाह ने उन्हें प्रद्युम्न चंद बनाया था, लेकिन गढ़वाल की गद्दी संभालने के बाद वो फिर से प्रद्युम्न शाह बन जाते हैं। इसीलिए प्रद्युम्न शाह उत्तराखंड के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रियासतों पर स्वतंत्रता पूर्वक राज किया। लेकिन इसके 1 साल बाद ही प्रद्युम्न शाह के तीसरे भाई पराक्रम शाह को भी ये चीजें पच नहीं रही थी कि उनके बड़े भाई ने सारा राज्य अपने पास हड़प लिया और उन्हें कुमाऊं नहीं दिया। इसीलिए दोनों भाइयों में आंतरिक झपड़ होने लगी, जिससे प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके कुमाऊं उनके हाथ से निकल गया। हर्षदेव जोशी ये सारी चीजें देख रहा था और वो समझ गया था कि चंदों के साथ साथ अब पवार वंश में भी आंतरिक विघटन आने वाला है। इसीलिए वो नेपाल के गोरखाओं को चंदों पर आक्रमण करने का न्योता दे देता है। गोरखा लोग चंदों को 1790 में बुरी तरह हरा देते हैं और कुमाऊं की धरती पर गोरखा शासन की नींव रखते हैं। हर्षदेव जोशी यहाँ भी नहीं रुकते हैं और वो 1 साल के बाद 1791 में गोरखाओं को गढ़वाल में भी हमला करने का न्योता देते हैं, जहां 1791 में पहली बार गोरखा लोगों का गढ़वाल के पवार शासक प्रद्युम्न शाह के साथ हमला होता है। लेकिन इसी बीच चीन का हस्तक्षेप नेपाल में बढ़ने के कारण गोरखा लोग रुक जाते हैं और प्रद्युम्न शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। इस संधि के तहत पवारों को गोरखाओं को हर साल 3000 वार्षिक कर देना पड़ेगा। ये कहकर गोरखा लोग वापस कुमाऊं और नेपाल चले जाते हैं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गढ़वाल पर प्रकृति ने भी कहर ढाया और 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसे 51-52 नाम से जाना जाता है। इस अकाल में गढ़वाली प्रजा भूखमरी, कुपोषण और कई बीमारियों से प्रभावित हुई और रही कहीं कसर 1 सितंबर 1803 में आए भयंकर भूकंप ने कर दी। ये भूकंप इतना खतरनाक था जिसने गढ़वाल के कई आलीशान किले, घर, मंदिर और बस्ती तबाह कर दिए। यूं समझो कि संपूर्ण गढ़वाल तहस नहस हो गया था। इस भूकंप की तीव्रता 9 रिएक्टर से ज्यादा थी। अब गढ़वाल पूर्णतः टूट चुका था, जिसकी भनक गोरखाओं को लग गई थी। इसीलिए 14 मई 1804 में पहले से कमजोर पड़े गढ़वाल पर गोरखाओं ने देहरादून के खुड़बुड़ा पर आक्रमण किया
और प्रद्युम्न शाह को मार गिराकर पवार वंश का अंत किया। अब यही से गोरखाओं का संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल में राज हो गया, जिसे गोरखा शासन के नाम से जाना जाने लगा। महाकाली आयो गोरखाली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और उम्मीद करता हूं कि आपको पवार वंश की सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि शुरू से लेकर एंडिंग तक आपको कुछ इस प्रकार से मुझे बताना था कि ताकि आपको वीडियो में इंटरेस्ट भी आए और आपको पवार वंश की पूरी कंप्लीट नॉलेज भी मिल सके। इसके बाद आप गोरखा शासन वाली इस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अंग्रेजों ने एंग्लो नेपालीज वॉर करके गोरखाओं को उत्तराखंड से हराया। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सामने मेरा QR कोड भी है, जहां आप अपनी छोटी सी धनराशि से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। क्योंकि जितनी भी ये AI वीडियोस होती है सारी पेड होती है और इसमें मेरा काफ़ी खर्चा भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको टिहरी रियासत के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं टिहरी रियासत के बारे में भी आपको ऐसे ही सिनेमैटिक AI वीडियोज़ बनाकर दिखा सकूँ। थैंक यू।